महाराष्ट्र के राजनीति में एक ऐसा मोड़ आया है जो वाकई चौंकाने वाला है। एक दुखद हादसा होता है और उसके ठीक 72 घंटों के अंदर राज्य को एक नया उप मुख्यमंत्री मिल जाता है। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ और इतनी तेजी से क्यों हुआ। आप बस रफ्तार देखिए इस पूरे पॉलिटिकल ट्रांजिशन की। महज 3 दिन, सिर्फ 72 घंटे। 28 जनवरी को एक विमान हादसे में उप मुख्यमंत्री अजित पवार का निधन होता है और 31 जनवरी आते आते उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार उन्हीं की जगह पर नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले लेती हैं। मतलब सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। देखिए, ये नियुक्ति इतनी बड़ी थी कि इस पर पूरे देश का ध्यान गया और तो और खुद प्रधानमंत्री ने इस मौके पर इसके ऐतिहासिक महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। इस पूरे उत्तराधिकार को ठीक से समझने के लिए हमें उन घटनाओं की तह तक जाना होगा जिन्होंने इस पूरी स्थिति को जन्म दिया। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है पवार परिवार के राजनीतिक गढ़ बारामती से, जहां एक बहुत ही भयानक हादसा हुआ। अब देखिए, ये जो हादसा था ये सिर्फ एक परिवार का निजी दुख नहीं था। इसके होते ही महाराष्ट्र में एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस हादसे ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पता है क्यों? क्योंकि बारामती का वो एयरफील्ड अनकंट्रोल्ड था। मतलब वहां कोई डेडिकेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम ही नहीं था। ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा करता है। अजित पवार के जाने से जो एक बड़ा पावर वैक्यूम बना, उसको भरने के लिए उनकी पार्टी एनसीपी ने जरा भी देर नहीं लगाई। उन्होंने फौरन ये दिखाने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ स्थिर है और सरकार में उनकी पकड़ जरा भी कमजोर नहीं हुई है। और ये सब हुआ कैसे? पार्टी ने हर कदम बिल्कुल कायदे से उठाया ताकि कोई उंगली न उठा सके। 31 जनवरी को ही सारे विधायक विधान भवन में इकट्ठा हुए। वहां सर्वसम्मति से, मतलब बिना किसी विरोध के, सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नया नेता चुन लिया गया। और फिर क्या था, मुख्यमंत्री को चिट्ठी सौंपी गई और उसी दिन शाम 5 बजे तक शपथ ग्रहण भी हो गया। मतलब सब कुछ एकदम तेजी से और प्लान के मुताबिक हुआ। और ये कोई छोटी मोटी सहमति नहीं थी। आप देखिए कि समर्थन कौन कर रहा था। पार्टी के सबसे बड़े, सबसे पुराने नेता सामने आए। दिलीप वलसे पाटिल, जो पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव कोर माने जाते हैं, उन्होंने नाम का प्रस्ताव रखा और उनका साथ दिया छगन भुजबल ने, जो पार्टी का ओबीसी चेहरा है और एक बहुत बड़े सामाजिक समीकरण को कंट्रोल करते हैं। जब इतने बड़े बड़े नेता एक साथ खड़े हो गए तो पार्टी के अंदर किसी भी तरह के विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो सीधी सी बात यह है कि ये फैसला असल में अपनी संस्था को, अपनी पार्टी को बचाने के लिए था। एनसीपी के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट था। उन्हें डर था कि कहीं पार्टी बिखर न जाए या फिर सरकार में जो इतना बड़ा उप मुख्यमंत्री का पद उनके पास है वो हाथ से न निकल जाए। तो सुनेत्रा पवार की नियुक्ति करके पार्टी ने ये पक्का कर लिया कि सत्ता में उनका दबदबा बना रहेगा। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ है। जिस वक्त ये सब हो रहा था, पर्दे के पीछे एक और ही कहानी चल रही थी। एक ऐसी सीक्रेट डील, एक ऐसी गुप्त योजना जो अगर पूरी हो जाती तो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति का नक्शा ही बदल सकती थी। हुआ ये था कि पिछले 4 महीनों से एनसीपी के जो 2 गुट बन गए थे, एक अजित पवार का और दूसरा उनके चाचा शरद पवार का, वो दोनों गुट छिपकर विलय की बात कर रहे थे। मतलब जो परिवार राजनीतिक तौर पर बटा हुआ था वो फिर से एक होने की कगार पर था। और ये सारी बातचीत महीनों तक दुनिया की नज़रों से बिल्कुल छिपी हुई थी। प्लान तो ये था कि 12 फरवरी 2026 को इस विलय का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। कई दौर की मीटिंग्स हो चुकी थी। मकसद था परिवार को फिर से एक करना और अपनी ताकत को और बढ़ाना। लेकिन इस एक हादसे ने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो विलय अब खंडे बस्ती में चला गया है। अब स्थिति ये है कि परिवार निजी दुख में तो एक साथ है, लेकिन उनके राजनीतिक रास्ते एक बार फिर से अलग हो चुके हैं। और इस राजनीतिक दूरी पर मोहर लगा दी खुद परिवार के मुखिया शरद पवार के बयान ने। उन्होंने मीडिया में साफ साफ कहा कि उन्हें तो सुनेत्रा पवार के शपथ लेने के बारे में पता ही नहीं था, उन्हें भी मीडिया से ही मालूम चला। उन्होंने कहा, ये उनका फैसला था, हम तो अलग हैं। ये बयान अपने आप में ये बताने के लिए काफी था कि दोनों गुटों के बीच की खाई कितनी गहरी है।
तो इन सब घटनाओं के बाद पवार परिवार के भविष्य पर कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। एक ऐसा परिवार जिसका महाराष्ट्र की राजनीति पर दशकों से दबदबा रहा है, उसका भविष्य अब कैसा होगा? तो अब सवाल ये है कि पवार वंश का आगे क्या होगा और महाराष्ट्र की राजनीति किस करवट बैठेगी? नई उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार के सामने चुनौतियां छोटी-मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी हैं। अपनी इस नई भूमिका में जगह पक्की करने के लिए सुनेत्रा पवार को कई इम्तिहानों से गुजरना होगा। सबसे पहले तो उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा। फिर पार्टी के जो बड़े बड़े अनुभवी नेता हैं उन सबको साथ लेकर चलना होगा। इतना ही नहीं, जो सबसे जरूरी विभाग थे, फाइनेंस और प्लानिंग, जो अजित पवार के पास थे, वो भी अभी मुख्यमंत्री के पास हैं। और इन सब के ऊपर 3 पार्टियों की एक मिलीजुली सरकार की मुश्किलों को भी संभालना है। तो आने वाले कुछ महीने बहुत ही ज्यादा अहम होने वाले हैं। मार्च में राज्य का बजट आएगा, जो एनसीपी के प्रभाव का पहला टेस्ट होगा। फिर जून तक बारामती में उपचुनाव होना है, जो सुनेत्रा पवार के लिए विधानसभा में आने का रास्ता बन सकता है। और साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव भी हैं, जो जनता का मूड बताएंगे। ये सब मिलकर तय करेंगे कि सुनेत्रा पवार का नेतृत्व कितना सफल होता है। और इन सब के बीच वो सबसे बड़ा सवाल तो बना ही हुआ है, क्या एनसीपी के दोनों गुट कभी सच में एक हो पाएंगे? आखिर में ये पूरा घटनाक्रम एक बहुत ही बुनियादी सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या ये जो कुछ भी हुआ वो एक राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम था, या फिर इसने एक शक्तिशाली राजनीतिक परिवार के अंदर ही भविष्य में होने वाले एक बड़े टकराव के बीज बो दिए हैं? इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।